ये उठता है कि क्या आरटीआई जो है वो क्या हमारा फंडामेंटल राइट है। ये पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से उठता है। तो आंसर तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। बट फंडामेंटल राइट जो होते हैं उसमें आर्टिकल आपका 19 का 1, जिसमें आपको बोला गया राइट टू स्पीच, ठीक है, राइट टू स्पीच से ये रिलेटेड है। और दूसरा जो आपका आर्टिकल है वो है आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी, जिसमें कहा गया है कि लाइफ विथ डिग्निटी, ठीक है, लाइफ विथ डिग्निटी आपको जीने का अधिकार है। इस दोनों के लिए आपका आरटीआई जो होता है वो सपोर्टिव वे में होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि आरटीआई खुद में फंडामेंटल राइट तो नहीं है, लेकिन फंडामेंटल राइट को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट होने के लिए आरटीआई इंपॉर्टेंस रखता है। दूसरा है कि अगर इसेंशियल, इसको कहा जाता है इसेंशियल टू द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। मॉडर्न डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है। देखो, मॉडर्न डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ कि जहां पर एक सरकार होती है और उसका एक ऑपोजिशन होता है। अगर आप मानो कि आपका ऑपोजिशन नहीं है तो आप डेमोक्रेसी की कल्पना नहीं कर पाओगे। तो डेमोक्रेसी के लिए ओपोजिशन का होना जरूरी है। और ओपोजिशन को, अगर सरकार को अपोज करना है तो अपोज करने के लिए उसे चाहिए डेटा। डेटा मीन्स उसे चाहिए इंफॉर्मेशन कि सरकार ने कौन कौन से काम किए, कितना काम किया। तो ये डेटा उसको प्रोवाइड अगर सरकारी दफ्तर ना करे तो क्या ऑपोजिशन अपने बातों को, या कहो कि सरकार का विरोध जो वो कर रही है, क्या वो ठीक तरीके से कर पाएगी? तो आंसर होगा नो। तो सरकारी डेटा को प्राप्त करने का जो तरीका है वो आरटीआई उसको प्रोवाइड करता है। तो आरटीआई के थ्रू वो इंफॉर्मेशन गेन करते हैं और उस इंफॉर्मेशन के आधार पर वो सरकार को अपोज करने की कोशिश करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि आरटीआई जो है आपके मॉडर्न डेमोक्रेसी को बचाने में या मॉडर्न डेमोक्रेसी को फंक्शन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आरटीआई एक्ट 2005 में आया था, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग आरटीआई एक्ट से ज़्यादा हम लोग उस पर फोकस करेंगे आरटीआई से संबंधित रेगुलेशन पे, कि इसे लागू तो कर गया, एक्ट को नहीं जान रहे हैं हम लोग जानना चाहेंगे कि किस प्रकार इस एक्ट को लागू किया जाएगा राज्य में। तो कुछ एक्ट के बारे में जानकारी देखें। एक्ट में बोला गया है टोटल 6 चैप्टर डिफाइंड है और 31 सेक्शन दिया हुआ है। पहला चैप्टर जो है वो उसका परिचय है। दूसरा चैप्टर में बताया गया है आरटीआई और ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। तो पब्लिक अथॉरिटी यहाँ पर जो हम लोग को, जो जिस चीज़ के लिए हम लोग को आवश्यकता पड़ेगी, तो पब्लिक अथॉरिटी या पब्लिक ऑफिस हम लोग उसको कहते हैं, वैसा ऑफिस जो पब्लिक फाइनेंस्ड हो, जो पब्लिक के द्वारा फाइनेंस हो। पब्लिक बोलने का मतलब होता है गवर्नमेंट फाइनेंस है। तो हम लोग जिस ऑफिस को होल्ड करेंगे वो ऑफिस यहाँ पर 100% गवर्नमेंट ऑफिस होता है। या हम लोग कहते हैं कि मान लो कि जैसे कोई एक प्राइवेट स्कूल है, तो क्या प्राइवेट स्कूल इस आरटीआई के दायरे के तहत आएगा? तो हमारा जवाब होगा नो, क्योंकि ये पब्लिक का पैसा इसमें, मैंने गवर्नमेंट का पैसा इस स्कूल पे नहीं लगा है, सो हम इसको इस एक्ट के तहत नहीं ला पाएंगे। लेकिन अगर मान लो कोई एनजीओ है हमारा जो कहीं ना कहीं फुल्ली या पार्सली पब्लिक फंडेड है, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा फंड किया जा रहा है, इन दैट केस हम लोग कह सकते हैं ये आपके आरटीआई के दायरे में आएंगे। तो दैट इज पब्लिक अथॉरिटी एंड पब्लिक ऑफिस। जो हमारे केस में ये सिंपल सा रहेगा कि हम लोग का जो ऑफिस होता है वो 100% गवर्नमेंट का ही ऑफिस है, तो हम लोग 100% आरटीआई के दायरे में रहेंगे। उसके बाद जो चैप्टर 3 है वो पढ़ाया गया है सीआईसी को। सीआईसी क्या होता है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। केंद्र में एक इंफॉर्मेशन कमीशन और उसमें इंफॉर्मेशन कमिश्नर बैठते हैं, दैट इज कॉल्ड चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। उनके ऑफिस को समझाया गया है कि एक सेंटर लेवल पर एक ऑफिस ऐसा बनेगा जो आरटीआई के इम्प्लीमेंटेशन और उससे संबंधित वादों को देखेगा और सुनेगा। सेम चीज बनाया गया चैप्टर 4 में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, जो हर एक राज्य में, ये सीआईसी जो है वो सेंट्रल लेवल पर न्यू दिल्ली में है और ये हर एक राज्य में राज्य सरकार अपने अपने राज्य में बनाएगी। अगर बिहार के एस्पेक्ट में बात करें तो पटना में आपका स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, राज्य सूचना आयोग का ऑफिस है, जिसका ये काम है
कि आरटीआई को राज्य में सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका वो मॉनिटर करेंगे। साथ ही इंफॉर्मेशन आरटीआई के वादों की वो सुनवाई करेंगे और अपील की सुनवाई करेंगे, साथ में वो अपना जजमेंट देंगे। ये है आपका चैप्टर 4। चैप्टर 5 बताता है जो इस कमीशन होंगे, इस कमीशन के जो कमिश्नर होंगे वहाँ पर उनका पावर और फंक्शन क्या है, वहाँ पे अपील कैसे किया जा सकता है और पेनाल्टी का क्या क्या प्रोविजन है। उसके बाद चैप्टर 6 जो है वो मिसलेनियस है। तो ये जो सारा पोर्शन था, ये सारा पोर्शन हम लोग को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में दिखता था, जहाँ पे आपसे पूछा जाता था कि बताइए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो होते हैं उसकी सैलरी कितनी होगी, या उनको चयन करने का उनका जो होगा उसका आधार क्या होगा, या अगर उनकी नियुक्ति को रद्द कर रहे हैं तो किस आधार पर करेंगे, उनको शपथ कौन दिलाएगा, उनकी नियुक्ति कौन। दैट आर पॉइंट्स ऑफ एक्ट्स विच आर आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। बट हमारा जो आज का सेक्टर है इसमें हम लोग जो फोकस कर रहे हैं वो फोकस कर रहे हैं कि आरटीआई को लागू कैसे किया जाता है, रेगुलेशन देखेंगे ना कि एक्ट को देखेंगे। अब आते हैं स्टेक होल्डर। इसमें पहला जो स्टेक होल्डर है वो है सिटीजन। तो सिटीजन होना चाहिए वो इंडिया का। भारत के सभी नागरिकों को आरटीआई के तहत सूचना मांगने का अधिकार दिया गया है, यानी कि कोई भी भारत का नागरिक कहीं का भी वो रहे, वो तमिलनाडु का नागरिक रहे और वो बिहार का कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, ही इज एलिजिबल टू आस्क क्वेश्चन, टू सीक इंफॉर्मेशन थ्रू आरटीआई। तो ये भारत के सभी नागरिकों के लिए एप्लीकेबल है। अब सिटीजन जो होंगे वो सूचना मांगेंगे किसी दफ्तर से, जो भी दफ्तर जो भी ऑफिस होगा उसमें एक पीआईओ नियुक्त किए जाते हैं। पीआईओ का मतलब होता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं लोक सूचना पदाधिकारी। ठीक है, तो हर ऑफिस में एक पीआईओ नियुक्त किया रहता है जो सरकार के द्वारा अधिसूचना के द्वारा बनाया जाता है। तो ये पीआईओ जो होते हैं इनसे सिटीजन ने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन मीन्स उससे इंफॉर्मेशन का डिमांड किया। अब पीआईओ के पास या तो पीआईओ उसे इंफॉर्मेशन देंगे या हो सकता है इंफॉर्मेशन ना दें। अगर इंफॉर्मेशन दे हो सकता है वो इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन सीकर हो उसके लिए सही ना हो, या उसे लग रहा हो ये गलत है, तो वैसे केस में या उसको इंफॉर्मेशन मिला ही नहीं, इन दैट केस अगर वो आपके इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाइड नहीं होता है तो वो जाता है अपील में। दैट इज कॉल्ड एए, अपीलेट ऑथोरिटी। अपीलेट ऑथोरिटी, हर पीआईओ के ऊपर एक अपीलेट ऑथोरिटी बना हुआ रहता है, जहां पर वो जाके अपने आरटीआई के तहत जो सूचना मांगी थी उसके आधार पर वो अपील करता है कि हमने जो भाई साहब जो सूचना मांगी वो मुझे नहीं मिली, या हमने जो सूचना मांगी वो हमें सही समय पे नहीं मिली, या हमने जो सूचना मांगी वो सही सूचना नहीं थी। इन तरह का कोई भी उसे मन में कंफ्यूजन रहेगा तो वो अपील करने के लिए जाएगा। दैट इज कॉल्ड अपीलेट ऑथोरिटी, योर नेक्स्ट स्टेक होल्डर। अगर यहाँ से मामला नहीं सुलझा, यहाँ से भी नहीं सुलझता है, तो वो जाएंगे अपने स्टेट के एसआईसी, जो भी जस्ट हमने आपको बताया स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास। वो वहाँ जाकर इस चीज़ को रखेंगे, अपने वाद को रखेंगे कि हमने अपील में भी किया, अब हमारी वहाँ से भी सुनवाई नहीं हुई, तो वो चले गए एसआईसी। एसआईसी से भी अगर मामला नहीं सॉल्व हुआ तो वो चले जाएंगे सीआईसी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को। यहाँ से भी अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, इन दैट केस उनके पास ऑप्शन रहता है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो इस प्रकार से देखें तो ये सारे हमारे स्टेक होल्डर हुए। पहला स्टेक होल्डर हो गया सिटीजन, दूसरा स्टेक होल्डर हो गया पीआईओ, तीसरा स्टेक होल्डर हो गया इसमें अपीलेट ऑथोरिटी, चौथा स्टेक होल्डर हो गया आपका एसआईसी एंड सीआईसी, अब पांचवा स्टेक होल्डर होता है वो होता है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट जो है इंफॉर्मेशन किसको कहते हैं, व्हाट इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के विषय में कहा जाता है कि कोई भी मटेरियल, चाहे वो रिकॉर्ड हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, मेमो हो, ईमेल हो, ओपिनियन हो, एडवाइस हो, प्रेस रिलीज हो, सर्कुलर्स हो, ऑर्डर्स हो, लॉगबुक, कॉन्ट्रैक्ट, रिपोर्ट, पेपर, ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो भी डॉक्यूमेंट हैं दैट ऑल आर कॉल्ड इंफॉर्मेशन, दैट ऑल आर कॉल्ड इंफॉर्मेशन। डाटा मटेरियल जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होंगे वो भी इंफॉर्मेशन कहलाएंगे। अगर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एनी प्राइवेट बॉडी विच कैन बी
एक्सेस्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी, मतलब किसी प्राइवेट बॉडी का इंफॉर्मेशन जिसे पब्लिक अथॉरिटी एक्सेस कर सकती है, वो पब्लिक डोमेन में है, दैट आर कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो दैट आर कॉल्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। बट इसमें एक लाइन इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है हमेशा, कि इंफॉर्मेशन को कभी बना कर नहीं देनी है, इंफॉर्मेशन बनाया नहीं जाना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमसे कोई सूचना मांगी, हमारे ऑफिस में वो जिस फॉर्म में मौजूद होगा, जिस फॉर्म में वो मौजूद होगा, दैट आर इंफॉर्मेशन, हम उसके लिए किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट पर या उसके लिए हम इंफॉर्मेशन तैयार नहीं करेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है इंफॉर्मेशन का जो आपको ये एक्ट में डिफाइन किया हुआ है। दूसरा है इंस्पेक्शन ऑफ वर्क, वो किसी काम की अगर जांच करना चाहते हैं, किसी डॉक्यूमेंट की जांच करना चाहते हैं, किसी रिकॉर्ड की जांच करना चाहते हैं, इसको भी हम लोग इंफॉर्मेशन की श्रेणी में रखते हैं। वो नोट्स भी ले सकते हैं, वो एक्सट्रैक्ट भी ले सकते हैं, वो सर्टिफाइड कॉपी की भी मांग कर सकते हैं, ठीक है। वो रिकॉर्ड टेकिंग सर्टिफाइड सैंपल भी ले सकते हैं, कोई मटेरियल है वो भी ले सकते हैं। तो वो आप सभी चीज़ों को हम लोग कहेंगे इंफॉर्मेशन। आप उसको फ्लॉपी में, पेन ड्राइव में, टेप में, वीडियो कैसेट में, किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट आर कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अब आते हैं पब्लिक अथॉरिटी, सेक्शन 2H में डिफाइन किया हुआ है, तो इस पर हम लोग ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे। हम लोग का जो ऑफिस है वो 100% पब्लिक ऑफिस है, हम लोग इसी पर फोकस करेंगे, ठीक है। बिहार ने जब RTI एक्ट 2005 संसद के द्वारा पारित किया गया, तो बिहार ने इस पर अपने रूल्स बनाए, रूल्स जो हमारे लिए इस सेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। रूल्स 2006 में बने, जिसको लागू किया गया। ये बताता है कि किस प्रकार से RTI बिहार में काम करेगा। एक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं रेगुलेशंस की। तो इसमें सबसे पहले कुछ फॉर्मेट से जो डिफाइंड है, हिंदी में अगर बात करें तो हम लोग बात करेंगे क ख ग घ करके, और इंग्लिश में अगर बात करें दैट इज कॉल्ड फॉर्मेट ए। बस हर एक फॉर्मेट का इंपॉर्टेंस है और हर एक फॉर्मेट का एक पॉइंट है, उस पॉइंट को नोट करते जाना है हम लोग को। फॉर्मेट ए जो है वो इंफॉर्मेशन मांगने का फॉर्मेट है, इंफॉर्मेशन मांगने का फॉर्मेट है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे सेवा में लोक सूचना पदाधिकारी, आवेदक अपना नाम लिखेगा, पूरा पता लिखेगा, मांगी गई सूचना का ब्यौरा जो उसे सूचना चाहिए, ये वहां पे डिटेल में वो लिखेगा। उसके बाद वो लिखेगा कि मैं जो उसका फीस है, जहाँ से हम लोग जानते हैं 10 रुपये की फीस अदा की जाती है, तो 10 रुपये की फीस जो हम किस माध्यम से दे रहे हैं, चाहे वो पोस्टल ऑर्डर हो, चाहे वो बैंक ड्राफ्ट हो, चाहे वो DD हो, किस माध्यम से उसने 10 रुपये का फीस अदा किया वो बताएगा, और वो फीस को संलग्न करेगा, ठीक है। अगर वो जुडिशियल स्टाम्प के रूप में दे रहा है तो इसका यूज करेगा, अगर डिमांड ड्राफ्ट के रूप में कर रहा है तो इसका यूज करेगा, अगर वो कैश में देकर नाजिर रसीद ले रहा है तो वो इसका यूज करेगा। तो वो कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है, कोई एक ही यूज करेगा। चौथा पॉइंट जो रहता है वो रहता है कि मैं BPL हूँ, मैं गरीबी रेखा से नीचे वाला परिवार हूँ और मेरे कार्ड का सर्टिफिकेट छाया, मतलब वो अपने BPL क्रमांक से संबंधित आपको सर्टिफाइड कॉपी, सर्टिफाइड ध्यान देना यहाँ पर है कि अगर वो BPL वो फीस माफ करने की बात करता है तो वो सर्टिफाइड कॉपी यहाँ पे आपके आवेदन के साथ वो जीरोक्स करके उसका कॉपी यहाँ पर संलग्न करेगा। तो पहला जो प्रपत्र ए क है फॉर्मेट ए, वो इंफॉर्मेशन मांगने का है जो पब्लिक यूज करेगी इस फॉर्मेट में कि सूचना क्या मांगनी है, फीस उसने किस रूप में अदा की, और उसके द्वारा जो मांगी गई सूचना है वो क्या रहेगा। ये है आवेदक नीचे में हस्ताक्षर करेंगे, अपना अगर ईमेल है तो वो देंगे, अगर पता है तो वो देंगे, मोबाइल नंबर है तो वो देंगे, ठीक है। और पत्राचार जो उनका होगा वो उसका पता क्या होगा वो बताएंगे। ये रहा आपका फॉर्मेट ए जिसमें सूचना मांगी जाएगी। फिर आता है फॉर्मेट बी, दैट फॉर्मेट बी इज यूज फॉर ऑफिस पर्पस। फॉर्मेट बी जो है अब ऑफिस पर्पस के लिए है। ये आवेदन की छाया पड़ती है, यानी आप रिसिप्ट दे रहे हैं, आप रिसीविंग दे रहे हैं आवेदक को कि हाँ आपने मेरे कार्यालय में आवेदन जमा किया। तो देखो प्रेषक कौन हो गया, लोक सूचना पदाधिकारी, यानी भेजने वाला कौन हो गया, लोक सूचना पदाधिकारी जो भी विभाग का होगा, और वो बताएगा कि सूचना के अधिकार के नियमावली 2005 के नियम 3 के तहत आवेदन दिनांक इतना तारीख को किसके द्वारा प्राप्त किया गया। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि आपका आवेदन हमारे यहाँ प्राप्त किया गया। तो फॉर्मेट बी जो है वो यूज किया जा रहा है रिसीविंग पर्पस से,
कि हम आपको एक रिसीविंग दे रहे हैं कि आपके द्वारा आरटीआई का आवेदन मेरे यहाँ प्राप्त हो गया। इसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी कि सूचना 30 दिनों के अंदर दे दी जाएगी। अगर पाया गया कि सूचना देना संभव नहीं है तो हम आपको अस्वीकार करेंगे और कारण भी बताएंगे। आवेदक कितना बजे वो अपना तिथि उल्लेख कर सकते हैं, और अगर आप नहीं होंगे तो जवाबदेह नहीं होगा वगैरह वगैरह। ये आपने एक तरीके से रिसीविंग दे दी, यहाँ पे आपका हस्ताक्षर हो जाता है। ठीक है, अब आता है फॉर्मेट सी। फॉर्मेट सी यूज होता है कि जब हमसे जब उसने सूचना मांगी तो हमें पता चला कि वो सूचना 5 पेज का है। हमें पता चला वो सूचना 5 पेज का है जो उसे हमें प्रोवाइड करनी है। तो 5 पेज का इसमें रेट फिक्स किया हुआ है कि 2 रुपया पर पेज A4 साइज के लिए फिक्स है। तो 5 पेज का 2 रुपया के दर से हो जाता है 10 रुपया। तो ये 10 रुपया का डिमांड आप उस आवेदक से करेंगे। माने लोक सूचना पदाधिकारी जो PIO होगा वो आवेदक से डिमांड करेगा 10 रुपया का। तो वो डिमांड करने के लिए फॉर्मेट यूज होगा सी। प्रपत्र गौ, जिसमें सेवा में रहेगा वही जिसने आवेदन किया था उसका नाम रहेगा, और उसके द्वारा लिखा जाएगा कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना एवं अभिलेख के लिए आपके द्वारा जो फीस जितना भी रुपया आपका होता है वो आप बताएंगे। यहाँ पर इतना रुपया का अपेक्षित है। यहाँ पे कुल पेजों की संख्या गुना 2 रुपया करके आएगा। मान लो इतना रुपया, मान लो 5 पेज है तो 5 गुना 2 आपका आ गया 10 रुपया। अगर बड़ा साइज का पेज है तो उसका रेट अलग है, फोटोग्राफी है तो उसका रेट अलग है, फ्लॉपी डिस्क है तो उसका रेट, जो भी आप उसको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसका वो कॉस्ट यहाँ दिया हुआ है। आप उसका संख्या यहाँ पे लिखेंगे, कितना नंबर है। मान लो 5 फोटो दे रहे हैं तो 5 गुना 10 किए 50 रुपया हुआ। हम उसमें कोई नहीं दे रहे हैं, वह बड़ा पेज यहाँ पे नहीं कुछ दिया। इस प्रकार से टोटल इतना रुपया का डिमांड हमने कर दिया। नीचे में साइन किसका होगा? लोक सूचना पदाधिकारी PIO का साइन नीचे हो जाएगा। इस प्रकार फॉर्मेट सी यूज होता है। मांगी गई सूचना के विरुद्ध जो फीस जमा करनी है, वो 10 रुपया का फीस तो RTI का ही फीस था। अब जो डॉक्यूमेंट आपको देना है उसका कॉस्ट कितना है वो आवेदक से आपको मांगना है। अब जब कॉस्ट आपने मांग लिया तो अब आ गया फॉर्मेट डी। फॉर्मेट डी में अब सूचना आपको उपलब्ध करा देनी है। सूचना जो था तैयार उसके लिए सूचना उपलब्ध करा देनी है। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मेट है। अब इसमें 2-3 बात यहां पर इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बात यहां पर समझते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं। इसको थोड़ा सा सिंप्लिसिटी में लाने के लिए आप लोग समझ में आ जाए। जैसे कि 30 दिनों के अंदर आपको सूचना प्रोवाइड कर देनी है जिस दिन आपने रिसीव किया। तो मान लो 1 तारीख को, किसी मंथ के 1 तारीख को आपके यहाँ एप्लीकेशन ड्रॉप होता है। ठीक है, और 4 या 5 तारीख को आपको पता चलता है कि इस सूचना को देने के लिए 20 रुपया खर्च होना है, 20 रुपया का हमें डिमांड करना है। तो 5 तारीख को आप उस आवेदक को स्पीड पोस्ट के माध्यम से या कोई भी माध्यम से, आप जो माध्यम यूज कर रहे हैं उस माध्यम से आप उसे इंफॉर्मेशन देते हैं कि आप इस फीस को जमा करें। तो 5 तारीख को जैसे ही आपने आवेदक को इंफॉर्मेशन दे दिया तो मोटा मोटी देखो तो आपका 5 तारीख बीत चुका है, आपके हाथ में बच गया 25 दिन। अब आपका डे यहाँ पर काउंटडाउन रुक जाता है। अब आवेदक जो है 20 तारीख को फी सबमिट करता है। तो आपके पास 25 दिन जो यहाँ पर रुका हुआ था, ये 25 दिन यहाँ से शुरू होता है और फिर आपको मिलते हैं यहाँ पर प्लस 25 डेज। इन 25 डेज आपको वो सूचना उपलब्ध करा देनी है। तो ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। ये 30 डेज का जो है कि आपको मान लो आपने उसको फीस के लिए डिमांड किया, जिस दिन आप फीस का डिमांड करते हैं उस दिन आपकी घड़ी रुक जाती है और आपका काउंटडाउन वहां पर रुका रहता है। जब आपके कार्यालय में फीस प्राप्त हो जाएगी, जो रिमेनिंग डे होगा वहां का वो फिर से स्टार्ट होगा। तो फॉर्मेट डी यूज होगा एप्लीकेशन के अगेंस्ट आप इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आते हैं फॉर्मेट ई पर। फॉर्मेट ई जो है वो होता है, ये केस क्या है कि अगर मान लो कि आपसे जो सूचना मांगी गई, आप PIO हैं, आपसे जो सूचना मांगी गई वो आपके पास ना होके किसी अन्य PIO, मान लो आप PIO नंबर 1 है, वो किसी अन्य PIO नंबर 2 के पास उपलब्ध है, आपके पास उपलब्ध नहीं है। इन दैट केस आपको उस एप्लीकेशन को ट्रांसफर करना है। उस एप्लीकेशन को आपको
ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर्मेट ई का। फॉर्मेट ई में लिखाता है पीआईओ अपना लिखता है और वो दूसरे पीआईओ को लिखता है कि प्रेषक हो गए पीआईओ फलना कार्यालय, मान लो आप आरडीडी के हैं तो आप आरडीडी के लिखे, और आपको सूचना जो है, जो एप्लीकेशन है वो पंचायती राज विभाग से है तो आप पंचायती राज पीआरडी को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो एक पीआईओ दूसरे पीआईओ को फॉर्मेट ई में आवेदन ट्रांसफर कर सकता है। तो वो लिखता है इसमें कि वांछित सूचना इस कार्यालय के क्षेत्राधिकार में नहीं पड़ता है, चूंकि यह विभाग या कार्यालय आपके क्षेत्राधिकार में है, अतः इस कार्य के लिए हम आपको एप्लीकेशन हस्तांतरित कर रहे हैं। और इसकी कॉपी जाती है उस आवेदक को भी, कि उसको बताया जाता है कि आपने जो हमसे आरटीआई के तहत इंफॉर्मेशन मांगा था वो इंफॉर्मेशन मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, वो इंफॉर्मेशन दूसरे पीआईओ के क्षेत्राधिकार में आता है, मैंने आपके एप्लीकेशन को वहां पर ट्रांसफर कर दिया है, आप अपनी सूचना वहां से प्राप्त कर सकते हैं। दैट्स फॉर्मेट ई। फॉर्मेट ई यूज हुआ, एक पीआईओ दूसरे पीआईओ को एप्लीकेशन ट्रांसफर किया। नेक्स्ट आता है सूचना अस्वीकृत करने का, रिजेक्ट करने का केस। रिजेक्ट करने का केस जो है ये हम लोग के ऑफिस से, जिस ऑफिस से रिलेटेड हम लोग हैं उससे ये फायदेमंद, वहां पर मतलब ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ये सेक्शन 8 और सेक्शन 9 से संबंधित है, ठीक है, जिसमें देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा से संबंधित बातें हैं, वैसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जानी है। तो आपको अगर किसी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना है तो आपके पास ग्राउंड क्या होगा? आपके पास ग्राउंड एक ही होगा कि आपसे कोई सूचना मांगी गई जो आपके कार्यालय में या आपके क्षेत्राधिकार में नहीं उपलब्ध है, ठीक है, सीधे आपके क्षेत्राधिकार में उपलब्ध नहीं है, और किसके पास उपलब्ध है आप ये भी नहीं जानते हैं। इन दैट केस आप एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेंगे। बट रिजेक्ट करने के केस में आपको ये बताना है, ठीक है, रिजेक्ट करने के केस में आपको ये बताना पड़ेगा कि आप किस कारण से इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो रिजेक्ट करने का जो फॉर्मेट है वो प्रपत्र 4, अगर इंग्लिश में कहें तो फॉर्मेट एफ आता है, ठीक है। फॉर्मेट एफ जो है वो फॉर रिजेक्शन है, हम किसी आरटीआई के एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेंगे। उसके बाद फॉर्मेट एफ के बाद जी आता है। फॉर्मेट जी है कि अगर आपके किसी आरटीआई के जवाब से आवेदक संतुष्ट नहीं हुआ, फॉर्मेट जी, अगर आवेदक आपके जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ तो वो उसके खिलाफ अपील में जाएगा। तो ये अपील करने का एक फॉर्मेट है जिसमें वो लिखता है अपीलीय प्राधिकार को कि मुझे लोक सूचना पदाधिकारी के से ये आवेदन का जवाब मिला जिसके निर्णय से मैं क्षुब्ध हूँ, अब मैं आपके सामने अपील दायर करता हूँ। यहाँ पर उसकी सुनवाई अपीलीय प्राधिकार करते हैं। तो फॉर्मेट जी यूज होता है अपील करने के लिए। उसके बाद आता है फॉर्मेट एच। फॉर्मेट एच का एक स्पेशल रोल है। फॉर्मेट एच यूज होता है, हम आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी जो पीआईओ हैं, जैसा हमने फॉर्मेट ई में देखा था कि उसमें पीआईओ एक पीआईओ दूसरे पीआईओ को ट्रांसफर कर रहे हैं, ये कहता है कि नहीं, हम अपने कार्यालय में ही, मान लीजिए आपके कार्यालय में 3 सबऑर्डिनेट आपके हैं और आपसे जो सूचना मांगी गई है, जब पीआईओ सूचना तो आपके से मांगी जाएगी, तो सूचना आपसे जो मांगी गई वो ए बी सी नाम का 3 व्यक्ति है और बी नाम का जो व्यक्ति है वो उस काम को डील कर रहा है, वो उस काम को डील कर रहा है। तो पीआईओ अपने कार्यालय, अपने अधीनस्थ कार्यालय में ही वो इसको ट्रांसफर कर देगा बी को, उस एप्लीकेशन को, कि चूंकि ये काम आप कर रहे हैं, आपके पास इसका डॉक्यूमेंट है, तो आप सूचना दें। तो इसमें सेवा में लिखाता है जो भी व्यक्ति, यहाँ पे मान लो बी है तो बी लिखा गया, जो काम वो कर रहा है वो काम लिखा गया, उसको लिखाएगा कि जो आवेदन किए थे उनका आवेदन इतना तारीख को प्राप्त हुआ, वांछित सूचना आपके कार्यालय के क्षेत्राधिकार में है लेकिन सूचना आपके प्रशाखा से संबंधित है, तो प्रशाखा से संबंधित सूचना तुरंत उपलब्ध कराई जाए। तो ये आप अपने अधीनस्थ सबऑर्डिनेट जो आपके हैं उनसे आप रिटेन में मांग सकते हैं इंफॉर्मेशन, दैट आर कॉल्ड इन टर्म ऑफ डीम्ड पीआईओ। आप उसे डीम्ड पीआईओ, छद्म पीआईओ के रूप में नामित कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने कार्यालय में भी उस आवेदन का, मतलब इस फॉर्मेट का यूज करके सूचना एकत्रित कर सकते हैं। अब आते हैं फीस की दरें। सूचना देने हेतु आवेदन शुल्क 10 रुपया, हमने पहले ही बताया था।
ठीक है। अन्य सूचना जो अभिलेख होगा A4 साइज A3 साइज पेपर के लिए 2 रुपया प्रति पेज है, और अगर उससे बड़ा साइज यूज कर रहे हैं पेपर तो जो मार्केट का जो कॉस्ट होगा वही कॉस्ट आपको वहाँ पर लेना है। मॉडल फोटोग्राफ सैंपल अगर है तो जो वास्तविक व्यय जो उसका एक्चुअल खर्च है वो खर्च आपको उससे डिमांड करना है। अभिलेखों के निरीक्षण के लिए जो हमने कहा था रिकॉर्ड का आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं, तो अभिलेखों के निरीक्षण के लिए पहला घंटा फ्री होता है और उसके बाद प्रति घंटे 5 रुपये की फीस देय होती है। ठीक है, अगर फ्लॉपी वगैरह आप दे रहे हैं तो 50 रुपया प्रति फ्लॉपी या CD देने का रेट है, और अपीलीय प्राधिकार के तहत अपील दायर करने का आवेदन शुल्क जो है वो 50 रुपया है। अब है कि जो भी पैसे का ट्रांजेक्शन, जो फीस या जो अपील में जो पैसा यूज हो रहा है वो पैसा किस किस फॉर्म में आवेदक आपको देगा। तो एक फॉर्म है कोर्ट फी स्टाम्प पेपर जो होता है उसके रूप में दे सकता है। कैश यहाँ जो लिखा हुआ है, कैश का मतलब होता है आपके कार्यालय में होगा एक अकाउंटेंट होता है जिसके पास एक होता है नाजिर रिसिप्ट, ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं NR। वो कैश देकर नाजिर रिसिप्ट कटवाता है। क्योंकि कैश में कोई भी ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट के अकाउंट में नहीं होती है तो वो बदले में NR कटवाता है और NR आपको सबमिट करेगा। ये एक शुद्ध रूप से सरकारी दस्तावेज है जो कैश को रिसीव करने का तरीका है। एकमात्र तरीका यही है आपके कार्यालय में कैश को रिसीव करने का। फिर है उसके बाद पोस्टल ऑर्डर, फिर है डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, और अगर BPL है तो उसको फीस नहीं देनी है। ये तो क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से वो कैश का मतलब पैसे का ट्रांजैक्शन, चाहे वो RTI का फीस हो चाहे वो पेजो का फीस हो, उस तरह से वो कर सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ PIO, एज ए PIO आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी रहती है। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है कि टाइम बॉन्ड जो है, जो टाइम बॉन्ड है उस टाइम बॉन्ड में आप इंफॉर्मेशन उसे उपलब्ध कराएं। दूसरा जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आप उसके सूचना उपलब्ध कराएंगे तो साथ ही साथ अपीलीय प्राधिकार कौन है उसका आपका, उसकी इंफॉर्मेशन उसी आवेदन में जवाब के साथ आपको लिख के देना है कि अगर आप हमारे निर्णय से क्षुब्ध होते हैं तो आप इनके पास चले जाएंगे, ये एड्रेस है उनका। ये आपको बतानी। इसके अलावा भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर फिलहाल आपके लिए इतना काफ़ी है। एक्सेप्शन एंड डिस्क्लोजर फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन, सेक्शन 8 और 9 जो RTI एक्ट 2005 है उसका सेक्शन 8 और 9 में बताया गया है कि कौन कौन सा इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करना है। तो ये ऐसा कोई सेक्शन हम लोग के ऑफिस में उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, तीसरी पार्टी का, मान लो कि आप PIO हैं और आपके कार्यालय में काम करने वाले किसी व्यक्ति X के विषय में जानकारी मांगी गई है आपसे। कोई आवेदक है, ठीक है, कोई एक आवेदक है A, उसने PIO से इंफॉर्मेशन मांगा किसका, X के बारे में बताइए। दैट इज कॉल्ड थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन क्या होता है कि इफ द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड टू पर्टेन टू थर्ड पार्टी, PIO को रिटन नोटिस देना है 5 दिन के अंदर थर्ड पार्टी को, यानी PIO विद इन 5 डेज X को बताएगा कि आपके बारे में ऐसी सूचना मांगी गई है। जो थर्ड पार्टी है उसके पास 10 दिन का समय है। थर्ड पार्टी आपके पास 10 दिन का समय है। 10 दिन के अंदर उसे बताना होगा कि उसका इंफॉर्मेशन देना है या नहीं देना है। अगर ये मना कर दिया तो आप A को बता देंगे, PIO बता देगा कि थर्ड पार्टी ने इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया। बट अगेन A आएगा आपके पास, अगेन A आपके पास आएगा और बोलेगा कि भाई साहब जो मैंने इंफॉर्मेशन मांगी वो पब्लिक इंटरेस्ट का है, मतलब वो लोकहित से जुड़ा हुआ मामला है। लोकहित से जुड़ा हुआ मामला है, वो इस चीज को साबित करेगा। अगर वो लोकहित से जुड़ा हुआ मामला बताता है या समझा देता है आपको, तो अब थर्ड पार्टी अगर नहीं भी चाहती है कि उसका इंफॉर्मेशन दी जाए, उसके बावजूद वो इंफॉर्मेशन A को प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है 5 दिन वाला, इंपॉर्टेंट पॉइंट है 10 दिन वाला, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है पब्लिक इंटरेस्ट, लोकहित का। ठीक है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इससे फ्री है, चलो इससे हम लोग को ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा। अपील जो होता है, अपील करने का जो टाइम है वो टाइम दिया हुआ है, ये अपील का एक्ट बताया गया है। अपील का जो टाइम है वो पहला अपील 30 दिन के अंदर आप कर सकते हैं, जो आपका केस डिस्पोज हुआ
उसके 30 दिनों के अंदर आप पहला अपील, फर्स्ट अपील में जा सकते हैं। और सेकेंड अपील जो आप SIC में जाएंगे वो 90 दिन डिस्पोजल टाइम होना चाहिए। ठीक है, जो अपीलेट अथॉरिटी के द्वारा जो डिसीजन पारित किया गया उसके डिसीजन पारित होने के 90 दिन के अंदर आप SIC जा सकते हैं। पेनाल्टी, अगर आप इंफॉर्मेशन सही समय पर नहीं देते हैं तो क्या आप पर पनिशमेंट होगा। पनिशमेंट जो है वो 250 रुपया पर डे है। 250 रुपया पर डे, जितना दिन आप डिले करेंगे उतना दिन मल्टीप्लाई बाय 250 होगा, जो मैक्सिमम जा सकता है 25,000 तक, मतलब 25,000 आपका मैक्सिमम लिमिट है पेनाल्टी का। इससे अधिक का पेनाल्टी नहीं हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा पेनाल्टी के अलावा वो रिकमेंड भी कर सकते हैं आप पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए, अगर आप सही समय पर डिस्पोज नहीं करते हैं। होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। थैंक यू।